Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम के हम अंदर जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे एक टॉपिक के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आप इसे देखिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है और कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूक्ष्म के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, और इसके बाद हम जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ ना लें, क्योंकि यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। तब आगे हम यहाँ पे आएंगे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ये टॉपिक जो दिया गया पहला, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलेंगे तो हम जो सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य जीव विज्ञान है, इसके टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आप भी इसे अच्छे से कैप्चर करेंगे और एक फ्लो में जब चलती है चीज़ें तो आसानी से समझ में आती है और आसानी से याद भी रहती है। तो वर्गीकरण के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे, फिर बाद में सेल पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है और इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको लेक्चर से पहले बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अब जीवन की उत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस, जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। अभी हम पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी या सिटोलॉजी इसको बोलते हैं, ये दोनों इसे बोल सकते हैं। कोशिका विज्ञान इसे बोलेंगे, कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि अभी हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और वहाँ पे जीवों का वर्गीकरण के बाद हमने वहाँ उसको आधा छोड़ के इधर क्यों आ गए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ कोशिका अंगक है जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने उसका जो कोशिका के बारे में थोड़ा सा परिचय तो पढ़ा था, लेकिन वो उतना यहाँ पर्याप्त नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम कोशिका को और पढ़ लें यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि आगे जो योग वर्गीकरण है वहाँ पे अभी स्टॉप हो जाए, यानी रुक जाए थोड़ा सा। उसके बाद कोशिका हम पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ने के बाद फिर आगे पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप ये ना कहे कि सर हमने जीव का वर्गीकरण पूरा नहीं पढ़ा और कोशिका पढ़ने कैसे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार इस कारणवश हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हम शुरू करते हैं यहाँ पे कोशिका के बारे में। कोशिका का अध्ययन इसमें होता है कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे इसको कहा जाता है जीवन की इकाई। ठीक है, जैसा कि हमने हमारी पुरानी कक्षा यानी
जब हम स्कूल वगैरह में थे तो हम रटते थे इसको कि जीवन की इकाई कोशिका होती है। आई होप आज इस लेक्चर के बाद आप समझ पाएंगे कि क्यों होती है। ठीक है, इस तरीके से समझाने का आपको मैं यहाँ प्रयास करूंगा। और यहाँ पे सवाल ये है कि जीवन की इकाई कोशिका क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे। जब कोई भी जीव बनता है, ठीक है, तो हम इंसानों का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे है फादर, ठीक है, ये एफ मतलब यहाँ फादर है, एम मतलब यहाँ पे है मदर। ठीक है, तो जीव जब बनते हैं उसकी प्रक्रिया हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फादर की तरफ से आता है स्पर्म और मदर की तरफ से आता है एग। ठीक है, एग, मदर की तरफ से आता है एग। और यहाँ पे आप बने, मैं बने, हम सारे जो है इसी प्रक्रिया से बने। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मिले, स्पर्म और एग यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे हुआ युग्मनज। ठीक है, ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से बनता है युग्मनज यानी जाइगोट। जाइगोट यानी होता है एक कोशिका। ठीक है, एक कोशिका, यहाँ पे ध्यान समझना, ये एक कोशिका से हम जब आप और मैं जो जो अभी एक बहुकोशिकीय जीव जो आपको पढ़ा रहा है, एक बहुकोशिकीय जीव जो आप सुन रहे हैं, तो ये इस बनने की प्रक्रिया हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम समझ जाएंगे कि इसको जीवन की इकाई क्यों कहते हैं। देखिए, युग्मनज यानी जाइगोट यहाँ पे है, एक कोशिका है ये, और एक कोशिका ही होती है। फिर यहाँ से क्या बनता है, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतकों से फिर मिलकर बनता है अंग, अंग जैसे वृक्क बन गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे अंग तंत्र, फिर इससे बनेगा, अंग से मिलकर बनेगा अंग तंत्र। जैसे अंग बना है तो अंग तंत्र जैसे बना लिया, उत्सर्जन तंत्र, इस प्रकार से ये तंत्र बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जांपल मैंने दिया। इस प्रकार से बहुत सारे अंग तंत्र यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद फिर अंग तंत्र के बाद बनता है जीवन यानी मल्टी सेल्यूलर बॉडी यानी बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जैसा कि आप और मैं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये, और यहाँ से लेके ये एक कोशिका यानी जाइगोट जब बना, और यहाँ से लेकर मल्टी सेलुलर बॉडी, ये मल्टी सेलुलर बॉडी तक बनने यानी कोई किसी जीवन के बनने तक का जो समय रहता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड यानी भ्रूणी विकास। ठीक है, भ्रूणी विकास जो कि होता है लगभग 9 महीने 6 से 7 दिन का। ठीक है, 9 महीने 6 से 7 दिन का ये होता है। अब ये जो जीव है, ठीक है, आप है, मैं हूँ, कुत्ते बिल्ली या फिर इस प्रकार से और भी जो जीव है, ठीक है, तो इसमें कोशिकाओं का बहुत महत्व होता है। कुछ जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिकाओं के बने होते हैं, सिर्फ एक ही कोशिका उसमें होती है। ठीक है, जिसको हम इन जीवों को रखते हैं प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत, प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसका विपरीत होता है, यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं उनको बोलते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिका के अंतर्गत हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा जो कि एक कोशिकीय जीव है, और वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, ये आते हैं एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। और मेटाजोआ यानी बहुकोशिकीय जीव, जैसा मैंने आपको बताया, आप में और जो बहुत सारे जीव है, कुत्ते बिल्ली वगैरह, जो गाय वगैरह भैंस और बहुत सारे जीव है जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो उसमें उनमें होती है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकाएं यहाँ पे होती है। अब हम देखते हैं इनके प्रकार। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार हम देख लेते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम फर्क देखेंगे किस प्रकार से होती है और किस में पाई जाती है। तो जो यूकैरियोटिक यानी जंतु में होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे इनके बनावट के आधार पे हम देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सरल होती है और सामान्य होती है। ठीक है, सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है और साधारण से ये बने होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो एक जटिल संरचना होती है, एक विशेष संरचना होती है, जैसे जंतु में होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं। उदाहरण देके हम यहाँ पे समझते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इनमें वो होते हैं जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान, तो उसके अंतर्गत विषाणु भी हम यहाँ पे रख सकते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यदि हम जो हाई लेवल की जीव विज्ञान यदि पढ़ते हैं तो उसमें वो अलग बात रहती है, जैसे ऑप्शनल वगैरह में रहता है। ठीक है, ऑप्शनल, यूपीएससी ऑप्शनल वगैरह इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं, तो वहाँ पे ये अलग वर्ग में इसे रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ सामान्य विज्ञान के अंदर इसे रख सकते हैं। और है उदाहरण नील हरित शैवाल। ठीक है, इसके उदाहरण है। यहाँ पे हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये प्लांट्स, ठीक है, पौधे, एनिमल, जंतु। ठीक है, पौधे और जंतु, पादप और जंतु, ये इसके अंतर्गत आते हैं यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत। ठीक है, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं।
अब हम देखते हैं कोशिकीय अंग के बारे में। ठीक है, कोशिकीय अंग इसमें कौन कौन से होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव की हम बात करें तो इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी का यानी गोल्जी वर्डी से इंग्लिश में बोलेंगे, लाइसोसोम, अंतः द्रव्य जालिका आदि। इतने प्रकार की चीजें यदि हम देखें तो जो कोशिकाओं में होते हैं, साधारण जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं वो ये सारे अंग होते हैं। ठीक है, यानी ये सारे अंग होंगे किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये इतने सारे अंग होंगे। लेकिन यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका आदि, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक अल्प विकसित है इसमें, प्रोकैरियोटिक में और अनुपस्थित भी होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक जो जीव रहते हैं उसमें जो कोशिकाएं रहती है उसमें जो केंद्रक रहता है वो इस प्रकार से पाया जाता है। और यदि हम बात करें यूकैरियोटिक की तो यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है और विकसित होता है। विकसित होता है और उपस्थित होता है। पहले उपस्थित रहेगा तब तो विकसित रहेगा। ठीक है, तो उपस्थित रहेगा और विकसित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। केंद्रक के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम 70th राइबोसोम इसमें होते हैं प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यहाँ पे 80th राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और इनके अपने अपने गुणधर्म है, ये हम देखेंगे बाद में। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर है केंद्रक। ठीक है, इसमें मुख्य अंतर क्या है, केंद्रक। इसमें केंद्रक अल्पविकसित या अनुपस्थित होता है, लेकिन हम बात करें यूकैरियोटिक की तो वहां पे केंद्रक उपस्थित होता है और विकसित होता है। ठीक है, ये इसका मुख्य अंतर है दोनों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत। देखिए, प्लांट और एनिमल हमने देखे, तो प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये चित्र, साधारण सा चित्र है, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इसे समझिए। यहाँ पे जो प्रोफेशनल जो चित्र है वो मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे इसलिए मैं ये चित्र इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताऊंगा, और आप यदि किसी भी स्ट्रीम के छात्र क्यों ना हो, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी विद्यार्थी क्यों ना हो, आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखकर ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं। और हालांकि मैं बाद में से बताऊंगा कि जो जो होती है इसका चित्र कैसा होता है, वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एक साधारण यानी सिर्फ पेन से जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, कोशिका भित्ति इसमें है, सेल है, सेल में यहाँ पे है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के जस्ट बाद है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को हम बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो ये मान लीजिए आधा एक घंटे का जो जितना का भी लेक्चर हो, यदि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है दोबारा, तो आपको आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप नोट्स 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको फिर से रिवाइज करने के लिए उतना ही टाइम देना पड़ेगा। यदि 2x में भी करेंगे तो फिर भी 2x स्पीड में भी देखेंगे तो भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखते चलिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने देखा अभी, ये किस प्रकार यहाँ पे है, मतलब पोजिशनिंग हम देख ले रहे हैं, बाकी हम बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे है लाइसोसोम ये है। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं केंद्रक। ये केंद्रक है। ठीक है, सेल कोशिका भित्ति ये हो गई, कोशिका झिल्ली ये हो गई। अब यहाँ पे है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक ये है। केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र। केंद्रक में है गुणसूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे और चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह, जिसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पे है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी। ये है गोल्जी बॉडी ये वाली।
और यहाँ पे है अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, और इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, इनकी फंक्शनिंग जब हम देखेंगे तो इनकी सरफेस पे क्यों होता है और किस प्रकार सहायता करते हैं ये हम देखने वाले। और होते हैं यहाँ पे हरित लवक, क्या होते हैं, हरित लवक। तो इतनी चीजें यहाँ पे होती हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या कार्य करते हैं और किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पादप कोशिका की। पादप कोशिका में यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, ये सबसे बाहरी जो लेयर है, बाहरी परत है, वो है कोशिका भित्ति, जो कि होती है पादप कोशिका में, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और यही सबसे बड़ा इसका मुख्य अंतर है। ठीक है, इसमें विभेद का जो मुख्य कारण है वो है कोशिका भित्ति, यानी इसमें मुख्य अंतर क्या है, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या फर्क है, सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा फर्क है इसमें कोशिका भित्ति का। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो यह कोशिका भित्ति, सेल वॉल का, क्योंकि पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। अगला हम देखते हैं जो आंतरिक भाग जो होता है, ये वाला आंतरिक जो होती है झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली अंदर पर। ठीक है, ये है पादप में, ये कोशिका झिल्ली इसमें रहेगी, ये वाली, ये देखिए ये वाली कोशिका झिल्ली है, ये वाली, ये जो बनी हुई इस प्रकार से, ये जो चारों ओर बनी है, ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, लेकिन हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में देखिए हमने ये देखा कि बाह्य कोशिका में यहाँ पे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, लेकिन जंतु कोशिका में ये तो नहीं है, कोशिका भित्ति तो नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सबसे बाहरी लेयर जो रहेगी, सबसे बाहरी लेयर रहेगी कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी परत। ठीक है, कोशिका झिल्ली रहेगी, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो इसमें जो बाहरी परत यानी बाहरी भित्ति रहेगी कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे समझ में, आई होप कोशिका भित्ति आपने यहाँ पे देखा। अब देखते हैं आगे आंतरिक झिल्ली हम देख लिए। अब कवक देखते हैं। ठीक है, कवक, कवक पादप कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। ठीक है, लवक, मैंने शायद कवक बोल दिया, ठीक है, सॉरी यदि निकल गया हो तो, लवक है। ठीक है, लवक, लवक है, लवक, कवक अलग चीज है, ये लवक है। लवक पादप कोशिका में होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। खाद्य संग्रहण की बात करें तो ये स्टार्च के रूप में होता है यहाँ पे खाद्य संग्रहण, और जंतु कोशिका में बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यकृत में। ठीक है, यकृत में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पे देखिए स्टार्च का यहाँ पे कार्य क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई या सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा पौधों पे, तो हो सकता है वो उस दिन भोजन ना बना पाए। तो उस दिन के लिए ये स्टार्च को अपने अपने जो शरीर है, यानी जो पौधे का अन्य भाग है उसमें, पौधे के भागों में ये पौधों में ये संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, पौधों में संग्रहित करके रखते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है उस टाइम ये अपना खाद्य यानी भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में लेते हैं, यानी स्टार्च को लेते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, और यहाँ पे अपनी जो पादप का जो भी भाग है वहाँ पे ऊर्जा पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के रूप में ये लेते हैं इसको, खाद्य संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है इसको। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, यानी जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में जैसे हमने देखा है कई बार कि कोई मान लीजिए कोई भूखा है या खाना नहीं खाया है, इस प्रकार से 1-2 दिन हो गए, या फिर कोई अनशन वगैरह में बैठा है, तो वहाँ पे उस समय ये कार्य में आता है। ठीक है, तो यानी जब हमारे शरीर में भोजन की जो आपूर्ति वो नहीं होती है, उस समय हमारा शरीर जो पहले से किया हुआ भोजन है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें रखता है, और ये ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ हमारा शरीर पहले से स्टेपनी के तौर में रख लेता है मान लीजिए। ठीक है, तो पहले से संचित कर रखता है, वो यकृत में रखता है, और जब भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को नहीं देते हैं तो वो ग्लाइकोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे इससे मिलती है, ग्लाइकोजन से मिलती है ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होते रहता है। तो ये खाद्य संग्रहण इस प्रकार से होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में, पादप में होता है स्टार्च के रूप में, और ग्लाइकोजन जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके अलग अलग चीजें हम देख लेते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति हम देखते हैं। सेल वॉल में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, उससे ज्यादा, फिर उससे कम होता है हेमीसेल्यूलोज, फिर उससे कम होता है लिग्रेन, फिर उससे कम होता है पैक्टिन। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर जो होता है इस प्रकार से होता है। सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है सबसे ज्यादा, और फिर हेमीसेल्यूलोज, लिग्रेन, पैक्टिन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घटक रहते हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति में जो घटक है कई बार कम ज्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिग्रेन यदि ज्यादा है, ठीक है, लिग्रेन
लिग्निन, ठीक है, लिग्निन नहीं, लिग्निन है। लिग्निन यदि ज़्यादा है तो ये दृढ़ हो जाते हैं, ये दृढ़ होते हैं और इनसे पेपर नहीं बनाए जा सकते, पेपर नहीं बनते। क्योंकि देखो जब पेपर बनते हैं तो इनको जो जो पौधे, ये पौधे होते हैं, इनको सड़ाया जाता है, ठीक है, इनको सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद फिर प्रोसेस करके पेपर बनते हैं। तो जब ये दृढ़ रहेंगे तो ये अच्छे पेपर नहीं बनेंगे, खराब पेपर बनते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिग्निन यदि ज़्यादा है तो पेपर इसमें नहीं बनेंगे। अब जैसे हम देखते हैं सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की बात करें तो ये जैसे हम पालक वगैरह खाते हैं, पालक में होता है सेलुलोज। तो क्या क्या हम सेलुलोज खाते हैं? खाते हैं, क्योंकि पालक खा रहे हैं तो सेलुलोज में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका कार्य क्या होगा। कार्य ये देखिए, सबसे बाहर ये है, बाहर में है तो बाहर के आकार देने का कार्य करेगी करेगी ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगी। और कार्य में यदि देखें, यदि वर्किंग में देखें इसको, तो ये मृत होती है और ये पारदर्शी होती है, यानी परमेबल होती है, यानी कोई भी चीज इसमें अंदर आ सकती है और जा सकती है, इस प्रकार से होती है, अंदर आ जा सकती है कोई भी चीज, ठीक है। तो कार्य में मृत होती है इस कारण, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका दोनों में होती है, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है और फिर उससे कम होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन से बोलेंगे। ये कार्य में सजीव होती है, ठीक है, कार्य में सजीव होती है और ये सेमी परमेबल होती है, यानी इसे और अच्छी भाषा में बोलना चाहे तो सिलेक्टिवली परमेबल, यानी सिलेक्ट, चीज़ों को सिलेक्ट करके ये पहुंचाती है, चयनित करके, चीज़ों का चयन करके या चयनित होकर चीज़ें यहाँ से आती है, अंदर ही आती है, ठीक है। ये इसे अर्धपारगम झिल्ली भी कहेंगे, ठीक है। जो परासरण होता है या जो परासरण होता है या फिर परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस लिख लीजिए आप। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। और आप कई बार देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस और जो ऑस्मोसिस है वो होता है कोशिका झिल्ली के कारण, सेल मेम्ब्रेन के कारण, ठीक है। ये सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने देती है और जो काम की नहीं है उसको बाहर रहने देती है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा जो आरओ है, हम जो पानी वगैरह प्योरीफाई करने की जो प्रक्रिया देखते हैं, आरओ जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, पानी वगैरह को साफ करने में, तो वो उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का फुल फॉर्म ही है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसमें जो जिससे बना होता है, जिसमें झिल्ली बनी होती है वो होती है टीएफटी सिंथेटिक की बनी होती है, ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली यदि जंतुओं में बात करते हैं प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार कोशिका झिल्ली के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अगला हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमान और बेंडा द्वारा की गई ऐसा माना जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे प्रमाण है। और कोशिका का विद्युत ग्रह इसे कहा जाता है, नहीं पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो भोजन जो हम लेते हैं और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है वो नहीं टूटता और हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। और ऑक्सीशोषण क्रिया में ये भाग लेता है, जो O2 लेकर ऊर्जा बनाते हैं उनमें, ठीक है, यहाँ पे। और अगला हम देखते हैं लवक। लवक हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधों का मुख्य गुण होता है लवक, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 प्रकार के हरित लवक, यानी इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, खाद संग्रहित करते हैं ये। वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे होते हैं जो कि रंग देते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण, जैसे टमाटर लाल होता है, वो होता है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण। पहले उसमें हरित लवक होता है, बाद में लाल होता है, तो ये इसके कारण होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। इस प्रकार ये रंग देने में कार्य करता है। अगला है अंतःद्रव्यी जालिका। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी और इसके पृष्ठ पर होते हैं राइबोसोम। यहाँ पे देखिए, ये चित्र में हमने देखा था, इसके पृष्ठ में ये देखिए, ये है तो अंतःद्रव्यी जालिका, इसके पृष्ठ में होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पे इसके पृष्ठ में होते हैं और ये दोनों साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में ये मदद करते हैं कौन? अंतःद्रव्यी जालिका। और प्रोटीन संश्लेषण कार्य कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम करता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। और
जो अंतःस्रावी जालिका है वो उसमें मदद करती है, ठीक है। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? पोलैंड द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम इसकी खोज डी दुबे द्वारा की गई, खोज करता है इसके डी दुबे। और ये क्या करते हैं, अम्लीय एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं, यानी इंग्लिश में से बोले तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का ही उत्सर्जन करते हैं, जिसका पीएच मान 5.0 के आसपास ये होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसका कार्य हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए शरीर में कोई वायरस का अटैक हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसकी सामान्य प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं। इसमें यदि शरीर में, यानी ये कोशिका, यहाँ पे कोशिका है, कोई शरीर में कोशिका है, ये वाली ये है, चारों ओर से घिरी हुई ये कोशिका है। कोशिका में यदि कोई वायरस अटैक किया, ठीक है, अटैक किया, तो ये क्या करता है, वायरस, सबसे पहले तो देखिए वायरस बना किससे होता है? वायरस बना होता है प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन से निर्मित है। तो यहाँ पे देखिए लाइसोसोम का कार्य हमने क्या देखा, ये क्या क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का उत्सर्जन करता है। तो ये वायरस यहाँ पे है, तो ये इसमें हम ये इसका घेराव कर लेता है। कौन? लाइसोसोम किसका घेराव कर लेता है? ये वायरस आया, इसका घेराव कर लिया लाइसोसोम ने, ठीक है। और यहाँ पे उत्सर्जित क्या करने लगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। इसको चारों ओर से किससे घेर लिया? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का घेराव इसने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, समझिए कि प्रोटीन को यदि हाइड्रोलिटिक एंजाइम से यदि घेरा जाएगा तो ये प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, या घुल जाएंगे, ये सही शब्द रहेगा, ये घुल जाएंगे, ठीक है। इसमें घुल जाते हैं और ये खत्म हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करता है, ये वायरस आते हैं तो इस प्रकार से ये फंक्शन करता है लाइसोसोम, ठीक है। और ये प्रोटीन जो रहते हैं, जो प्रोटीन से जो बने होते वायरस रहते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक प्रोटीन के रूप में होते हैं, खतरनाक प्रोटीन ये होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये लाइसोसोम इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसका उत्सर्जन करके यहाँ पे इसका घेराव करता है और इसको घोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे देखिए एंडोसाइटोसिस को हम यदि तोड़ें, अलग अलग शब्दों का यहाँ पे निकालें, तो यहाँ पे एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल, और सिस मतलब होता है डेथ, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और ये तो हो गया अंदर की बात। और यदि विषाणु का हमला सरफेस पे हो, यानी कोशिका के पृष्ठ पर हो, तो इसको बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस इसको बोलेंगे। ये तो हो गई सामान्य प्रक्रिया, ठीक, क्या हो गई है? सामान्य प्रक्रिया। अब हम कुछ असामान्य प्रक्रिया हम देखते हैं कि किस प्रकार से होगी। असामान्य प्रक्रिया में मान लीजिए ये असामान्य प्रक्रिया में ये क्या होता है, ये जो लाइसोसोम है वो स्वतः क्या करता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसका उत्सर्जन शुरू कर देता है, ठीक है, उसका उत्सर्जन शुरू कर देता है। तो ये उत्सर्जन शुरू कर दिया, मान लीजिए वायरस नहीं आया, तो फिर भी हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, कोशिका किससे बनी? प्रोटीन से बनी होती है। तो ये वायरस भी प्रोटीन से बना होता है। तो जब ये दोनों प्रोटीन है, तो प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम घोल दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो हमारी जो कोशिका है उसको घोलने का काम, यानी खत्म करने का काम करने लगेगा, ठीक है, नष्ट करने का काम करने लगेगा जो हमारी कोशिका है उसको। यदि ये अनियंत्रित हो जाता है तो हमारी कोशिकाएं इस प्रकार नष्ट होने लगती है लाइसोसोम की अनियंत्रित उत्सर्जन के कारण, ठीक है, अनियंत्रित हाइड्रोलिटिक एंजाइम उत्सर्जन के कारण जो लाइसोसोम करता है इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में ये हमारे जो सेल है वो नष्ट होने लगती है। इसी कारण इसे क्या कहेंगे, आत्महत्या की थैली। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोलिसिस जो असामान्य प्रक्रिया जो होती है इसको बोलेंगे ऑटोलिसिस। और इस कारण जो लाइसोसोम है इसे बोलेंगे आत्महत्या की थैली, यानी सुसाइडल बैग इसको बोलेंगे, सुसाइडल बैग इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके कारण रोग क्या हो सकते हैं इस असामान्य प्रक्रिया के कारण? तंत्रिका तंत्र में नीमेनपिक डिसीज इसमें हो सकती है, बहुत ही जानी मानी डिसीज है। और नीमेनपिक डिसीज जो कि असामान्य प्रक्रिया के कारण होगी, किसके? लाइसोसोम के, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक हमने देखे यहाँ पे। इसके बाद हम आएंगे केंद्रक पे। केंद्रक के अंदर हम देखेंगे गुणसूत्र के अंतर्गत हम देखेंगे डीएनए, फिर बेस पेयर्स वगैरह, ये सारे सीक्वेंस में हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। हो सकता है ये हम लगातार इसे कंटिन्यू करें, यानी कंटिन्यू करें मतलब वही बोल दिया, हिंदी इंग्लिश एक ही बोल दिया मैंने, इसे लगातार रखें। या फिर हो सकता है कि जगत में जो जगत वाला वर्गीकरण उसमें जाएं। ये हम अगले लेक्चर में हम आपको डिसाइड करके बता देंगे, ठीक है।
तो ये आप यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, हमने पढ़ लिया कोशिका, पढ़ लिया कोशिका जीवन की इकाई है, इसमें अंग किस किस प्रकार बनते हैं, मतलब अंग कैसे बनते हैं, फिर अंग तंत्र होता है, वो होता है, फिर जीवन कैसे बनता है यानी बहुकोशिकीय जीव, फिर जो कोशिकाएं रहती है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सारी कोशिकाएं हमने देख ली। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.